चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज इंक्लूड नहीं गई है, तो क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू constitute India into a sovereign socialist democratic republic। ठीक, सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब इन दोनों की बात की गई है। ठीक है, और कहीं पे अगर आपने देखा हो तो एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन तीन टर्म की बात की गई है। इन तीन टर्म से क्या रिलेट किया गया है, इन तीन टर्म से रिलेट किया गया है जस्टिस। ठीक, इन तीन टर्म से जस्टिस रिलेट किया गया है, यानी कि जस्टिस भी दिया हुआ है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा कि भाई मॉरलिटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल में कोई भी बात नहीं की गई है। बात समझ में आ गई यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ऑफ 34 देखते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज अ कोर्ट विच, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन होता है, तो देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या ये होता है कि वहां पे सारी चीजों की रिकॉर्डिंग होती है, जैसे ये रिकॉर्ड करके मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, क्या ये होता है उसका मतलब? जी नहीं, उसका मतलब ये नहीं होता। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसा कोर्ट होता है जो खुद के अपमान के लिए या अपने से छोटे कोर्ट्स के अपमान के लिए किसी इंसान को पनिश कर सकता है। ठीक है, अपमान यानी कि कंटेम्प्ट। आपने एक चीज बहुत बार सुन रखी होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आपको पनिश कर दिया जाएगा, है ना, आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, वो चीज क्या होती है, वो कंटेम्प्ट होती है। और जो कोर्ट खुद के कंटेम्प्ट के लिए या खुद से छोटों के कंटेम्प्ट के लिए क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है, उसे हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। ठीक है, प्रिजर्व्स ऑल इट्स रिकॉर्ड। नहीं, ऐसा नहीं है कि वहां पे रिकॉर्ड होता है, मेंटेन्स रिकॉर्ड, नो, इज कॉम्पिटेंट टू इशू रिट्स। भाई इशू रिट्स तो दो ही कर सकते हैं, एक आपका सुप्रीम कोर्ट, है ना, और दूसरा आपका हाई कोर्ट, और ये दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होते हैं। चलिए ठीक है ना, तो बात क्लियर है यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 35 की और, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे हम आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। ठीक है, ठीक, तो भाई एक जज को सुप्रीम कोर्ट के कैसे रिमूव कर दिया जा सकता है, किन ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज का सिर्फ एक ही ग्राउंड है जिस पे उन्हें रिमूव किया जा सकता है, वो है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, या तो आप ये प्रूव करके दिखाइए कि वो पर्टिकुलर इंसान इस केपेबल ही नहीं है, ठीक है, उनकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बन सके, या फिर आप उनका मिसबिहेवियर प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, ठीक, बाकी आप अगर वो रॉन्ग जजमेंट भी डिलीवर कर रहे हैं, इनएफिशिएंसी भी है, ठीक है, सेनिलिटी, इन सब चीजों के लिए आप उन्हें नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिर्फ एक ही मुद्दे पे उन्हें क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कि आप इस चीज को प्रूव करके दिखाइए कि उनका कोई मिसबिहेवियर रहा है या फिर वो केपेबल नहीं है टू बी दी जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आ गई यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप मीन्स अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन। ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन हम कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, और इस चीज को याद रखिए कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप जो है वो किस पे बेस्ड होती है, वो हमेशा ट्रस्ट पे बेस्ड होती है। ठीक है, किस पे बेस्ड होती है,
ट्रस्ट पे बेस्ड होती है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को हम कम से कम चौथी या पांचवी बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत से और अलग अलग क्वेश्चन पेपर में भी हमने देख रखा है कि भाई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप किस चीज पे बेस्ड होती है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बेस्ड होती है, एक ऐसी रिलेशनशिप बेस्ड होती है जो ट्रस्ट पे बेस्ड होती है। ठीक है, वो मनी पे बेस्ड नहीं होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड नहीं होती है, ना ही वो ब्लड रिलेशन पे बेस्ड होती है। ठीक है, जैसे ए और बी दोनों क्या है, दोनों ब्रदर हैं, दोनों के बीच में क्या है, ब्लड रिलेशन है, तो हो सकता है कि ट्रस्ट भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ब्लड रिलेशन है वही ट्रस्ट हो। ए और बी दोनों नेबर्स हैं, उन दोनों के बीच में भी तो ट्रस्ट हो सकता है, उन दोनों के बीच में भी तो एक ऐसी रिलेशनशिप हो सकती है जो ट्रस्ट पे बेस्ड हो, उन दोनों के बीच में भी तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप किस पे बेस्ड होती है? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हमेशा ट्रस्ट पे बेस्ड होती है, ना कि मनी पे, ना कि कॉन्ट्रैक्ट पे, ना कि ब्लड रिलेशन पे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ तहलका इंक्वायरी कमीशन इज, तहलका इंक्वायरी कमीशन एक कमीशन बना था, उसका चेयरमैन कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से जस्टिस थे जो तहलका इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन थे। तो आप बिल्कुल बता दिएगा कि भाई जस्टिस एस.एन. फुकान जो थे, जस्टिस एस.एन. फुकान जो थे वो तहलका इंक्वायरी कमीशन के क्या थे? चेयरमैन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये पूछ रहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। ठीक है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से बोरो किया है? वो हमने किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने कौन सा कंसेप्ट लिया है? हमने जो कंसेप्ट लिया है उसका नाम है प्यारे बच्चों जुडिशियल रिव्यू। तो अब आप बोलेंगे कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब हम क्या ऑप्शन दें? तो यूएसएसआर तो हमारा हट गया, यूके भी हट गया, स्विट्जरलैंड भी हट गया, तो हम आंसर क्या देंगे? हम आंसर देंगे यूएसए, क्योंकि यूएसए को ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। इतना आपको पता होगा, आप सभी यूएसए जाने की इच्छा जाहिर करते होंगे, लेकिन मेरी बात मानिए तो अपने देश से अच्छा कोई देश नहीं है, यहीं रहिए, बढ़िया दाल रोटी खाइए और जीवन बिल्कुल राम के गुण गाइए। ठीक है, और कुछ नहीं करना है हमें, यूएसए जाकर के कुछ नहीं होना है। ठीक है, चलिए वहां पे देखिए ट्रंप की हालत खराब है तो हमारी क्या हालत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एवरी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड, ऐसी कोई भी ड्यूटी, जो भी सारी ड्यूटी जो लॉ से एनफोर्सेबल होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए एक चीज होती है लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक, क्या होती है? लीगल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट भी हम साइन करते हैं तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में भी आपके ऑब्लिगेशंस होते हैं, है ना। तो ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशंस का मतलब ही होता है लीगल ड्यूटी, है ना। वो बर्डन नहीं होती, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो इंसिडेंस नहीं होती, वो ऑब्लिगेशन होता है आपका, है ना। यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू दैट पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, आप ऑब्लाइज्ड है उस पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी ड्यूटी जो एनफोर्सेबल है, किससे? लॉ से। ठीक है, तो जो भी ड्यूटी लॉ से एनफोर्सेबल होगी उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्लिगेशन कहेंगे। ठीक है, तो एन ऑब्लिगेशन इज अ ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ। इस चीज को याद कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। अब कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगर कोई ड्यूटी जो कि एनफोर्सेबल है, किससे? लॉ से एनफोर्सेबल है, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे ऑब्लिगेशन। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए आप। ठीक, जल्दी से चारों ऑप्शन भी पढ़िए, फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। The killing of a newborn child by its parents is called।
ठीक है। तो देखिए अबॉर्शन का मतलब क्या होता है ना, अबॉर्शन का मतलब तो होता है जब लेडी के वूम में ही बच्चा होता है ना तभी उसे मार दिया जाता है, ठीक है, पेट में ही, भ्रूण हत्या जिसे हम कहते हैं उसे कहा जाता है अबॉर्शन। तो देखिए जब कोई एक नया मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है और जब उसे पैदा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इन्फेंट, है ना, इन्फेंट या फिर न्यूबॉर्न कहा जाता है ना, ठीक। और जब एक इन्फेंट को मार दिया जाता है ना तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इन्फेंटिसाइड। क्या कहा जाता है, इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। अबॉर्शन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। सारी चीजें मैं आपको नहीं कराऊंगा, कुछ चीजें आपको भी करनी होंगी। जो ये मालफिजेंस, फोर्टिसाइड, ये जो है ये इनको जाके घर पे पढ़िए, ठीक। और देखिए आप में भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई इन चीजों का मतलब क्या है, आपको भी पता होना चाहिए कि इन चीजों का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप खुद जाकर के ढूंढिए, गूगल करिए, क्यों नहीं मिलेंगे, बहुत इजी वर्ड्स है ये आपको मिलेंगे। मालफिजेंस क्या होता है, फोर्टिसाइड क्या होता है, ठीक है। इन चीजों को देखिए, इन चीजों को समझिए, इन चीजों का मतलब पता करने की कोशिश करिए। जब तक आपके अंदर से वो एक विल नहीं आएगी कि हाँ मुझे ये चीजें पता करनी है, तब तक आप जाकर के नहीं करेंगे। देखिए आजकल गूगल सब लोग यूज करते हैं, दिन भर अगर आप फोन चलाते हैं, ठीक है, अगर उसमें से 10 मिनट निकाल के इन 2 वर्ड्स के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हमें क्लैट क्लियर नहीं कराने वाले हैं। हमें अगर क्लैट क्लियर कोई करा सकता है तो वो हम खुद करा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को पढ़िए, ध्यान दीजिए इन पे, इनमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। और जब ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे तो हमारी वोकेबलरी बढ़ा रहे हैं। हम कोई ऐसा तो कर नहीं रहे, हम किसी पे एहसान तो कर नहीं रहे हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी वोकेबलरी बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी वोकेबलरी बढ़ेगी, जैसे जैसे हमें नए नए लीगल टर्म्स पढ़ने को मिलेंगे, जैसे जैसे हमारी लीगल टर्म्स की वोकेबलरी बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, जितने क्वेश्चंस भी लीगल टर्म्स से रिलेटेड बन सकते हैं, इंग्लिश के सेक्शन में भी बन सकते हैं, वो क्या होंगे, वो क्वेश्चंस हमारे पक्के होते जाएंगे, ठीक है। और कभी भी किसी वर्ड को पढ़िए तो उसे रटने की कोशिश मत करिए। देखिए आप बस आपको 5 वर्ड्स पढ़ने हैं डेली, ठीक है, 5 वर्ड्स डेली, बिल्कुल दवाई की तरह, 2 सुबह 2 शाम को 1 दोपहर में, 5 वर्ड्स डेली पढ़ने हैं, उनके मीनिंग देखने हैं और उनको रटिए मत, ठीक है। जब कभी ऐसा सिनेरियो आए जब आप उस वर्ड को यूज कर सकते हैं तो आप उस वर्ड को यूज में लाइए, ठीक है। जब आप किसी वर्ड को यूज में बार बार लाएंगे तो आपको वो चीज अपने आप समझ में आने लगेगी, ठीक है। वो चीज आपके मन में हमेशा, जैसे कि एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, ये वर्ड आप यूज करते हैं, एक्चुअली व्हाट हैपेंड, एक्चुअली यू डोंट नो, आई वाज देयर, एक्चुअली आई वाज स्टक इन ट्रैफिक, एक्चुअली आई वाज डूइंग दैट, एक्चुअली दैट हैपेंड, एक्चुअली दिस इज गोइंग टू हैपन, एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू से दैट। तो एक्चुअली आप इतनी बार यूज करते हैं अपनी एवरीडे लैंग्वेज में कि आपको वो एक्चुअली वर्ड का मीनिंग अब आप कभी जीवन में भूल ही नहीं सकते, है ना। तो ऐसे ही इन चीजों का भी आप लेकर के आइए, ठीक है। न्यूज़पेपर्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स में जब आपको ये वर्ड्स देखने को मिले तो न्यूज़पेपर्स में जब आप ये वर्ड्स देखें तो उन वर्ड्स का मीनिंग ढूंढिए, ठीक है, उन वर्ड्स को रिलेट करने की कोशिश करिए। और जब आप इस तरीके से इस अप्रोच के साथ पढ़ाई करेंगे तो आई एम श्योर कि ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस ये कभी आपके गलत नहीं होंगे। और वोकैब के क्वेश्चंस भी आप, क्योंकि देखिए इंग्लिश में भी जो वोकैब सेक्शन होता है ना, उसमें अधिकतर लीगल टर्म्स ही पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि वो लॉ एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, लॉ एंट्रेंस टेस्ट है। तो उसमें वो अधिकतर कभी कभी क्या कर देते हैं, ऐसे लीगल टर्म्स जो इंग्लिश में भी जनरली यूज किए जाते हैं वो डाल दिए जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। और बोल रहे हैं कि ऑफेंस ऑफ ब्रेकिंग ए डिवाइन आइडल इज, एक डिवाइन आइडल को तोड़ने के ऑफेंस को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ब्लास्फेमी, क्राइम, सेलस पॉपुली या सैक्रिलेज, तो इसको कहा जाता है सैक्रिलेज,
ठीक है। अब जैसे कि ब्लास्फेमी है, मैं आपको बता दूं क्राइम का मतलब क्या होता है, एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ठीक है। अब ब्लास्फेमी और सेलिस पॉपुली का मतलब जाकर के आप क्या करेंगे, आप घर पर गूगल करेंगे, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि एक डिवाइन आइडल को तोड़ने का क्या कहा जाता है, सैक्रिलेज। इसको याद करने का मैं आपको बता दूं, डिवाइन आइडल क्या होती है, सेक्रेड होती है ना, सेक्रेड यानी कि पवित्र होती है, ठीक है। तो सेक्रेड का सेक लिया, आर भी लिया हमने और आइलेज कर दिया उसको, है ना। सैक्रिलेज को क्या कहते हैं, एक डिवाइन आइडल को तोड़ने के ऑफेंस को सैक्रिलेज कहते हैं। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ब्लास्फेमी का मतलब भी देखिए, ब्लास्फेमी का मतलब भी कुछ रिलीजन से रिलेटेड ही होता है, लेकिन आप जाइए गूगल करिए और उसको पढ़िए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको खुद को पता करनी पड़ेंगी, ठीक, क्योंकि कोई भी आदमी आपको दूध में घोट करके कुछ पिला नहीं सकता है, ठीक है। आप घर जाइए, आप खुद उसे पता करने की कोशिश करिए, नहीं आता है तो आप अपने टीचर्स को अप्रोच करिए, उनसे पूछिए, लेकिन पहले एक बार आप कोशिश तो करिए चीजों को समझने की। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे समझेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार कोशिश करके देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, क्या बोल रहा है, पर्सन हु गोज अंडरग्राउंड और इवेड्स द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज नोन एज, ठीक है। एक इंसान जब कोई क्या करता है, वो कोई ऑफेंस करता है और फिर वो भाग जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, कोर्ट को मिलता नहीं है, इवेड करता है बार बार कोर्ट को, उसे क्या बोलते हैं, क्या उसे ऑफेंडर बोलते हैं? जी हाँ, उसे ऑफेंडर तो बोलते ही हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक ऑफेंडर जिसने ऑफेंस कमिट किया है, वो जब ऑफेंस कमिट करने के बाद भाग जाता है, कोर्ट से को इवेट करता है, कोर्ट के पास नहीं आता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे ऑफेंडर नहीं कहते हैं, अंडरग्राउंड भी नहीं कहते हैं, एब्सेंटी भी नहीं कहते हैं, वो स्कूल नहीं जा रहा है जो उसे एब्सेंटी कहेंगे कि भाई ये एब्सेंट हो गया, उसे कहते हैं एब्सकॉन्डर। ही इज एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम द पुलिस एंड द कोर्ट आफ्टर कमिटिंग अ क्राइम, ठीक है। एब्सकॉन्डर कहते हैं उस पर्टिकुलर आदमी को जो कि क्या करता है, जो कि एक क्राइम कमिट करने के बाद इवेड हो जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है और कोर्ट से और पुलिस से भागता रहता है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पे हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 43, व्हाट इज अ केविएट। तो आपने एक ईडीएम सुना होगा, केविएट बीवेयर, ठीक है। केविएट का मतलब क्या होता है, बायर बीवेयर, है ना, ठीक। केविएट, ओके सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं गलत बोल गया। आपने एक ईडीएम सुना होगा, उसका मतलब होता है केविएट एम्प्टर, ठीक। क्या मतलब होता है केविएट एम्प्टर, क्या मतलब होता है केविएट एम्प्टर का? केविएट एम्प्टर का मतलब होता है बायर बीवेयर, ठीक। तो ये क्या दे रहा है, ये एक तरीके की वार्निंग दे रहा है। क्या दे रहा है, एक तरीके की वार्निंग दे रहा है सामने वाले का। तो क्या मतलब होता है केविएट का मतलब, देखिए रिट तो नहीं होता, रिट तो हमें पता है कौन कौन सी होती है, रिट कौन कौन सी होती है, मैंडेमस होती है, सर्चुररी होती है, प्रोहिबिशन होती है, हेबियस कॉर्पस होती है और को वारंटो होती है। ये 5 रिट होती है, ठीक है। तो वो रिट नहीं होती, सर्चुररी एक रिट होती है तो वो होती नहीं है, इंजंक्शन वो होता नहीं है, वो क्या होती है, एक तरीके की वार्निंग होता है केविएट, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 और देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 और फिर हम ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। मुस्लिम रिलीजियस फाउंडेशन आर नोन एज, मुस्लिम रिलीजियस फाउंडेशन किस नाम से जानी जाती हैं? तो मुस्लिम, देखिए हमने पहले भी बात करी थी कि वक्फ बोर्ड के क्वेश्चन, एक बार हमने वक्फ बोर्ड के बारे में बात करी थी कि वक्फ बोर्ड किस के जो हेड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड किससे रिलेटेड होते हैं, वक्फ बोर्ड मुस्लिम रिलीजियस फाउंडेशंस को कहा जाता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट क्वेश्चन और हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। बियॉन्ड वॉच डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट इज द सी नोन एज हाई सी, ठीक है। कोस्ट के कितने डिस्टेंस से एक सी को हाई सी कहा जाता है? बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात हो रही, तो 200 किलोमीटर के बाद, कितने किलोमीटर के बाद? 200 किलोमीटर के बाद कोस्ट के एक सी को क्या कहा जाता है? एक सी को कहा जाता है हाई
सी, ठीक है, 200 किलोमीटर के बाद उसे हाई सी कहा जाता है। ठीक, तो ये बात हुई हमारा क्लैट के 2010 क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी परेशानी आई हो, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से मिलके, थैंक यू सो मच। ठीक, इसके बाद हम बाकी सभी जो क्लैट के क्वेश्चन पेपर हमारे बचे हैं उन्हें भी हम सॉल्व कर करके आपके सामने वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, सारी थ्योरी भी हमने डील कर ही ली है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।